अभी हम लोग जिस अध्याय में हैं उसका नाम है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो देखा था, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, वो था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज। इन चारों का हम लोगों ने कंसेप्ट देखते हुए अपने इस अध्याय को उस कक्षा में रोका था। इस कक्षा में इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आगे की, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक जो कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार है उसको देखना है, उसमें पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं, अभी तो हम लोग हालांकि पृष्ठ संख्या 173 पर है ही, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल फॉर्मेट में पारस प्रकाशन पुस्तक का यह पृष्ठ संख्या दिख रहा है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन। जो कमजोर वर्ग हैं, जो सामाजिक रूप से जिनको कमजोर वर्ग माना जाता है, उनके लिए संवैधानिक प्रोविजन जो है, संविधान के तहत कौन कौन से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया गया हुआ है, वो सारी चीजों की बात जो है हम लोग बात करेंगे। हालांकि हम लोग यह भी जान चुके हैं कि संविधान में तो इन सारी चीजों की कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। लिखा हुआ है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन में पहला, ऑल द सिटीजन आर इक्वल। शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जब से संविधान की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोगों ने संविधान का अलग से अध्याय पढ़ा हो, या फिर अलग अलग अध्यायों में संविधान के बारे में पढ़ा हो, या फिर इस अध्याय में संविधान की बात कर रहे हो, हर जगह एक ही चीज है कि सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, बराबर होने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। चाहे वो माइनॉरिटी आपने बना दिया हो, किसी को आप कह रहे हो कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, कोई दलित हो, कोई आदिवासी हो, लेकिन संविधान में इनकी कोई जगह नहीं है, और संविधान में सब जो है वो एक हैं। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। ये जो अछूत वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका भी कोई स्थान जो है भारतीय संविधान में नहीं है। अगर है तो इसको खत्म करो। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट देम, यह देश का कार्य है, अलग अलग राज्यों का कार्य है, और उसके अंदर आने वाले अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्र का कार्य है कि ये सारी चीजों को देखा जाए। ये सब जो अछूत वाली चीजें हैं, जो ऊंच नीच वाली चीजें हैं, लोगों को बराबर नहीं मानने वाली चीजें हैं, इन सारी चीजों को रोका जाए, इन सारी चीजों को खत्म किया जाए, और जो ऐसा करते हैं उनको सजा दी जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन। नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय आयोग भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बना हुआ है, के लिए और भी बनाया जा सकता है, इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि इन लोगों के उत्थान के लिए, इन लोगों के और विकास के लिए ये भी प्रोविजन दिया गया हुआ है भारतीय संविधान के आधार पर। These constitutional provision have been given practical shape in the following step। अब ये सब जो प्रोविजन है, इसको किस किस आधार पे, किस किस कदमों के अनुसार इसको क्रियान्वित किया जा सकता है, प्रैक्टिकलाइज किया जा सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 22.5% यानी कि 22.5% यानी कि 22.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, इनके लिए आरक्षित है। 15% फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी इन गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% जो है वो आरक्षित है, मतलब ये इन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगा। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सीट्स रिजर्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर भी इन लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। रिजर्व का मतलब आरक्षित। फ्री कोचिंग फॉर एससी एसटी, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल पीपल। कोचिंग भी इन लोगों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को फ्री में, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मुफ्त में मिलनी है। और वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल पीपल, और जो जनजातीय लोग हैं इन लोगों को
ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण वगैरह भी, नौकरी बेस्ड प्रशिक्षण वगैरह भी, नौकरी आधारित प्रशिक्षण वगैरह भी फ्री में देने का प्रावधान है। और ये सब जितने प्रावधान है ये सब सरकारी तंत्र के अधीन है। निजी तंत्र या निजी विद्यालय और निजी कोचिंग में ये सारे प्रोविजन कार्यरत नहीं है। ये सरकार वाले जितने भी जगह है वहां के लिए ये प्रोविजन दिए गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह निजी जगह पे ये सारी चीजें, प्राइवेट जगह पर ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। हालांकि प्राइवेट संस्थान के ऑपरेटर मालिक पर डिपेंड करता है कि वो इन सारी चीजों को लागू करता है, इससे ज्यादा देता है कम देता है वो डिपेंड करता है, लेकिन बाध्य नहीं है। ये सब चीजें सरकारी जगहों पर है। फ्री बुक फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, पुस्तकों को भी इन लोगों को, वंचितों को मुफ्त में देने का प्रावधान है। हॉस्टल रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर वीकर सेक्शन, जो ये सारी चीजें हैं यानी कि छात्रावास, इन सारी चीजों को भी मुफ्त में देने का प्रावधान है इन आर्थिक कमजोर लोगों को। मंडल कमीशन वाज सेट अप इन 1979 टू सजेस्ट बेटर कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। इट सजेस्ट 27% सीट इन द गवर्नमेंट। मंडल कमीशन, मंडल आयोग का गठन जो है वर्ष 1979 में होता है ताकि पता चल सके कि बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या है और उनको कैसे बेटर किया जा सके। और इस आयोग के आधार पर यह कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है कि 27% सीट जो है इन लोगों को आरक्षित कर दो सरकारी नौकरी में। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि मंडल आयोग, मंडल कमीशन एक अलग से पूरा एक टॉपिक बनता है जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि यह अलग चीज है जो हम लोग को इस अध्याय में विस्तृत रूप से नहीं पढ़ना है। जब लोग मंडल कमीशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि बीपी मंडल कौन थे, फिर मंडल कमीशन का कंसेप्ट कहां से आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय प्रधानमंत्री में ये सारी चीजें क्या होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कमंडल का कंसेप्ट क्या कहता है। ये सारी चीजें जो है ये मंडल आयोग से जुड़ा हुआ बहुत ऐतिहासिक घटना है। लेकिन हम लोग बस यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्गों को देने का प्रावधान मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था, जो कि 1979 में गठित हुआ आयोग था। OBC are given age relaxation in written examination and 7 attempt instead of 4 attempts। जो अन्य पिछड़ा वर्ग था इन लोगों को उम्र सीमा में और रिटन एग्जाम में भी इन लोगों को छूट देने का प्रावधान दिया गया। यानी कि जो जनरल है और जो OBC है, जनरल में अगर 28 साल आता है तो OBC को 5 साल और 4 साल और 33 साल 32 साल ये सारी चीजों का प्रावधान अलग अलग नौकरी में अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आरक्षण यहाँ पर उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर भी दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड 27% सीट। ये जो 27% जो सीट था आरक्षित करने का OBC को मंडल आयोग के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसकी पुष्टि कर दी जाती है और वहां से भी इसको ओके कर दिया जाता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय 3 ईयर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी सरकारी नौकरी है वहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपर एज अगर जनरल के लिए 30 साल है तो इनकी 33 साल, 33 साल है तो इनके लिए 36 साल, 28 साल है तो इनके लिए 31 साल, यानी कि 3 साल का छूट जो है वो वहां पर भी दिया गया। यह सब इसलिए दिया जा रहा है OBC को, या फिर बात करें तो अलग अलग जो वंचित हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इन सारे लोगों को अलग अलग प्रावधान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि इन लोगों का शोषण हुआ है और ये लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब ये लोग मेन तंत्र में आएंगे और मुख्य तंत्र में ये नहीं आ सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि माना जाता है, आ तो सकते हैं लेकिन माना जाता है कि ये न तो उतने ज्यादा शिक्षित होते हैं साधारणतः, न तो उतने ज्यादा जस्टिस के प्रति यानी कि न्याय के प्रति जानकार होते हैं। ये सारी चीजें होती है और इन्हें ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद के द्वारा दबाया जा सकता है, दबाया गया ही है ब्राह्मणवाद के द्वारा, तो जिसके कारण से इनको बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। हालांकि ये रिजर्वेशन सही है गलत है ये अलग विषय बनता है। बहुत सारे लोग जो है वो आरक्षण के खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो चीजें ये है कि हाँ, ये आरक्षण सही है गलत है, कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों की बात अलग से उठती है, होनी चाहिए। आरक्षण सही है या गलत है इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी के लिए यानी कि अल्पसंख्यक के लिए और सीधा सीधा कह लेंगे मुसलमानों के लिए अब कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात हो रही है, क्योंकि अगर
19.4% टोटल पॉपुलेशन का अगर माइनॉरिटी है तो उसमें मैंने पहले ही बोला कि 17% से ज्यादा जो है वो मुसलमान है। आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी में पहला, राइट टू कंजर्व द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो भी इनका अलग भाषा है, अलग जो रख रखाव है, अलग जो पोशाक है, अलग जो सभ्यता है, अलग जो रीति रिवाज है, इनका प्रोटेक्शन हो, इनको रक्षित किया जाए, इनको सुरक्षित किया जाए, इनको कोई हार्म न पहुंचाया जाए, न पहुंचे, ऐसा प्रोविजन दिया गया हुआ है। एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी भी सरकारी संस्थान में नामांकन का प्रोविजन है माइनॉरिटी को। राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट देयर कल्चर, वो अपना यानी कि अपना धार्मिक आधार पे और जिस भी आधार पे वो माइनॉरिटी है उस आधार पे वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अधिकार दिया गया हुआ है ताकि वो अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को बढ़ाएं। मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड इन लोकसभा, एक और प्रोविजन है लोकसभा में कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका भी नॉमिनेशन होता है, जो कि डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एंग्लो इंडियन वो भी 2 लोग यहाँ पर भी होते हैं, तो ये भी प्रोविजन है जहां पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों का यहाँ पर लोकसभा में उनकी सदस्यता दी जाती है। ये भी माइनॉरिटी के आधार पर या फिर माइनॉरिटी को दिया हुआ प्रोविजन का एक हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन यानी कि वंचितों से जुड़ा हुआ वो फैक्टर की बात करेंगे, उन सारे चीजों की बात करेंगे जो कि इन सारे मार्जिनलाइजेशन में अहम भूमिका निभाता है। वो सारी तथ्य, वो सारी बातें। पहला लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इट इज बेस्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर दैट लेड टू मार्जिनलाइजेशन। इसमें पहला है सोशल फैक्टर, सामाजिक पहलू की बात कर लेते हैं। इंडियन सोसाइटी वेर डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। विद द पासेज ऑफ टाइम इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। भारतीय समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, बटा हुआ है भी। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और समय के साथ यह और ज्यादा जटिल होता गया। इसी कारण से यह मार्जिनलाइजेशन वगैरह जो है यह और ज्यादा होता गया। पहले भी था, अभी भी है। कुछ लोग कहते हैं पहले ज्यादा था, कुछ लोग कहते हैं अभी ज्यादा हो रहा है। जो भी है लेकिन है, वास्तविकता यह है कि दोनों, जो पहले ज्यादा और जो अभी ज्यादा कहते हैं, दोनों का निष्कर्ष ये है कि मार्जिनलाइजेशन तो है। तो यही चीज है कि एक फैक्टर जो है सोशल फैक्टर है, जहां पर ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद और शूद्रवाद में हमारा समाज बटा हुआ है और इस कारण से मार्जिनलाइजेशन होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो है कंप्लीट। अब हम लोग ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद और शूद्रवाद इन सारी चीजों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीजें बार बार आती रही है और मैं आपको जहां पर भी इसकी जरूरत पड़ी है विस्तार में मैंने आपको बताया है। इसको अब ज्यादा विस्तार में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अलग अलग अध्याय में जहां जहां ये आया है वहां पे मैंने बताया ही है। फिर भी एक बार थोड़ा सा समअप कर देते हैं, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। ब्राह्मण मतलब अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण यानी कि जो गर्दन से ऊपर का जो अंग है, जहां पर जो लोग इसके प्रति ज्यादा कार्य करते हैं, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो ब्राह्मणवाद क्षेत्र में आता है। जबकि जो छाती वाला यानी कि जहां पर लड़ाई, जहां पर आक्रमण, इन सारी चीजों की बात आती है, यानी कि गर्दन से लेकर छाती तक का जो कंसेप्ट है वो क्षत्रिय यानी कि राजपूत वाले कैटेगरीज में जाता है। जबकि पेट यानी कि जहां पर कमाई करना, जहां पर पेट भरने की बात आती है, यानी कि कमर से ऊपर और छाती से नीचे वाला जो कंसेप्ट है वो वैश्य वाले कंसेप्ट, वैश्य वाले वर्ण में जाता है। और शूद्र जो कमर से नीचे का जो कार्य क्षेत्र है, वहां पर जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो शूद्र वाले कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं, सोशल फैक्टर के बाद आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फियर अमंग माइनॉरिटी ऑफ द डोमिनेटरी ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप। पहला तो था कि भारतीय समाज जो है अलग अलग वर्णों में बटा हुआ है, इसके कारण से मार्जिनलाइजेशन होता है। दूसरा कि जो माइनॉरिटी है यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसको डर लगता है, उनको डर लगता है कि जो बहुसंख्यक है उनको नुकसान पहुंचाएगा या फिर उनको उनका प्रैक्टिस नहीं करने देगा। द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ फोर्स द आदिवासी टू बिकम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप।
तीसरा कि जो अंग्रेजों का जो जंगल वाला यानी कि वन कानून था, वन से जुड़ा हुआ जो कानून था, वो आदिवासी को मार्जिनलाइज ग्रुप की तरफ आगे बढ़ाता है, यानी कि वहां पर भी आदिवासी को मार्जिनलाइज की तरफ ले जाने वाला प्रोविजन था। पॉवर्टी ऑफ पुअर पीपल लेड देम टू सी ग्रुप एज मार्जिनलाइज। अब गरीबी भी अपने आप में लोगों को वंचित बनाता है, मार्जिनलाइज बनाता है। तो गरीबी तो अपने आप में लोगों को अछूत बनाता है। तो ये चीजें जो है यह तो है ही। अगर एक ब्राह्मण भी गरीब है तो वो भी कहीं ना कहीं अछूत वाले संज्ञा में ही चला जाता है समाज की नजर में। और अगर एक शूद्र भी अगर बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसको भी समाज जो है वो सिर माथे पे बैठाता है। तो ये जो पॉवर्टी वाला कंसेप्ट है, ये तो ऐसा चीज है जो कि एक ब्राह्मण को भी मार्जिनलाइज बना देता है और एक शूद्र को भी सिर आंखों पर बैठाने वाला कंसेप्ट ले आता है। तो पॉवर्टी भी एक कारण है मार्जिनलाइजेशन का। दलित, ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि दलित जो है वो किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं और क्या होते हैं। और दूसरे भी जो है एक ही चेहरा दिख रहा है इसमें, पहले वाले में तो ग्रुप ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, लेकिन दूसरे वाले में एक ही चेहरा है। ये भी दलित है, वो भी दलित है, लेकिन इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर, लिखा भी हुआ है वहां पर। इनको दलितों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने वर्ग में यानी कि दलितों में अपने वर्ग में हो रहे शोषण, यानी कि इनके वर्ग में लोग दूसरे के द्वारा यानी कि ब्राह्मणवाद के द्वारा किया जा रहा शोषण, इन सारे चीजों को देखकर इन्होंने उस चीज से अपने वर्ग को, अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास किया, सफल हुए। और इसीलिए ये आज दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं, दलित इनकी पूजा करते हैं, दलित इनको भगवान मानते हैं। तो ये जो दो चित्र है ये दलितों का चित्र है, जहां पर बहुत कुछ समझाया जा रहा है चित्रों के माध्यम से, और बाकी शब्दों के माध्यम से तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जो भी पारस प्रकाशन पुस्तक में लिखा हुआ है। अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग यहीं से अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इस अध्याय को अगली कक्षा में पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में तो इस अध्याय को समाप्त करेंगे।